गंग 16वीं सदी। गंग अकबर के दरबारी कवि थे, अतएव इनका समय 16वीं सदी रहा होगा। ये रहीम के मित्र थे, ये परम स्वाभिमानी रहे होंगे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचलकर मरवा डाला। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन समकालीन और परवर्ती कवियों ने इनका नाम अत्यंत सम्मान से लिया है। कहा गया है, तुलसी गंग दुओ भय कवियन के सरदार। इसी से कवि समाज के बीच इनके स्थान का अनुमान किया जा सकता है। इनकी जो कविताएं मिलती हैं वे प्रधानतः श्रृंगार की ही हैं। दरबार में थे ही, इसलिए उनके काव्य में विदग्धता भी थी। कुल मिलाकर अपनी रचना पद्धति से ये रीतिकाल के ही कवि ठहरते हैं। गंग का एक कवित्त नीचे दिया जा रहा है। झुकत कृपान मैदान जो उदत भानु एकनत एक मानो सुषमा जरद की कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे फूटी गजे गटा जो सरद की। एते मान सोनी तक की नदियां उमड़ चली रही न निशानी कहूँ मई में गरद की। गोरी गयो गिरिपति गणपति गयो गोरी गोरीपति गई पुछ लपकी बरद की। अब तक हमने काव्य रीति का ध्यान रखकर लिखने वाले उन कवियों पर विचार किया जिनमें से अधिकांश ने काव्यांग निरूपण को रचना का निमित्त बनाया है। अब हम उन कवियों पर विचार करेंगे जो भिन्न कोटि के हैं। ऊपर विवेचित कवियों को रीतिबद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये काव्य रीति को ध्यान में रखकर या उसी की सीमा में कविता करते हैं। जिन कवियों पर अब हम विचार करने जा रहे हैं उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक तो काव्यांग निरूपण को कविता का निमित्त नहीं बनाया है और दूसरे इनके यहाँ वर्ण विषय को लेकर इस प्रकार की विहलता या तन्मयता पाई जाती है। आधुनिक मुहावरे में कहें तो ये कवि प्रतिष्ठान की उपेक्षा या विरोध करने वाले हैं। बोधा ठाकुर ने लोगन कबित की वो खेल करी जानो है या घनानंद में लोग है लागी कबित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत लिखकर यही प्रकट किया है। रीतिवाद का विरोध रीति काल में ही होना था। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रमुख रीति मुक्त कवि घनानंद 1673 से 1739। इनका जन्म 1700 क्षमा करें, इनका जन्म 1673 के आसपास हुआ और 1739 में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि सुजान नामक वेश्या को वे प्यार करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने इन्हें जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर उन्हें ये कहते हुए दी, रज 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 रज, धूल 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 धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। मृत्यु के समय भी ये सुजान को नहीं भूले। कहा जाता है कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से ये कवित लिखा, बहुत दिनान की अवधि आस पास परे खरे अर बरनी परे हैं उठ जान को। कही कही आवन छबिले मन भावन को गही गही राखत ही दे दे सन्मान को। झूठी बातें यानी कि पत्यानी ते उदास वे के अभना गिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ ये हैं, सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड। ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो हिंद तरंगे उठती है, उसका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का
ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। छायावाद के आलोचक इसी को परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन कहते हैं। सच पूछिए तो सच्ची कविता, और कविता ही क्यों, सच्ची कला साधना का यही लक्षण है। घनानंद घड़ी या घड़ी क्षण को भाग उघरी यानी खुले भाग्य वाली कहते हैं। वह है सो घड़ी भाग उघरी, वे आंखों में उजाड़ बसे रहने की बात कहते हैं। उजड़नी बसी है हमारी आंखें, नहीं देखो। शुक्ल जी ने देखा था कि घनानंद ने प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोध मूलक वे चित्र की प्रवृत्ति के आधार पर की है। जैसे झूठ की सच्चाई चाक्यो, त्यो हित कचाई पाक्यो, ढकी वो घरती है खोइबो लहत है। यह कोरी कलात्मकता नहीं, घनानंद की रचनात्मक शक्ति यह है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता पाठक के हृदय की मार्मिकता में पर्यवसित हो जाती है। इसीलिए घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं। घनानंद की कविता में ये कलात्मकता सहजता में भी ढल जाती है, तब उसमें वियुक्त हृदय की विवश चित्कार सुनाई पड़ती है। ऐसी कविताएं प्राय प्रिय की निष्ठुरता की बात करती है। इस उत्कट और उन्मादी वियोग वर्णन के कारण ही घनानंद पर सूफियों का प्रभाव देखा जाता है। कान पर बहुतायत में इकलेन की बेदन जानो कहा तुम। घनानंद पढ़े लिखे काव्य कला मर्मज्ञ कवि थे, फारसी अवश्य जानते रहे होंगे। उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है। जैसे इस पंक्ति में मृदंग की ध्वनि आनंद निधान सुख दानी दुख यान दे, किंतु वे इस कलात्मकता को ऊपर उठाकर शुद्ध और निरीह भाव भूमि पर पहुंचा देते हैं। उनकी कविता एक महान विषय प्रेम से जुड़ी है। शुद्ध प्रेम के तत्व को कलात्मकता जकड़कर रोके नहीं रह पाती। अगर यह अनुश्रुति न होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी, तो घनानंद संभवतः भक्त कवि माने जाते। आलम 18वीं शती। आलम का काव्य ही नहीं, जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये ब्राह्मण थे, पर शेख नामक एक रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। शेख रंगरेजिन स्वयं सुकवियत्री थी और इनका उससे प्रेम कविता के कारण हुआ। 18वीं शती के कवि हैं। शेख की काव्य चातुर्य और वाग विदग्धता के विषय में अनेक अनुश्रुतियां प्रचलित हैं। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। इनकी कविता के संग्रह का नाम आलम केली है। उसमें आलम के साथ शेख के भी कवित्व हैं। मध्य युग में कला के क्षेत्र में किसी दंपति की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार वे जीवन के व्यर्थ बोझ उतार कर फेंक सके,